तो भाई फिक्स एक्सचेंज रेट के पॉजिटिव पॉइंट्स में ये है कि भाई एक स्टेबिलिटी रहती है, गवर्नमेंट जैसे चाहे। बार बार मार्केट चेंज होता रहता है तो दिक्कत होती है ना यार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, राइट। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करंट अफेयर से काफी लिंक हो जाता है। जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे कि अभी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। जैसे न्यूज़पेपर खोलो भैया, एक्सचेंज रेट मार्केट का तो जिक्र हो रखा होता है। कभी न्यूज खोलो एक ही मुद्दा, करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है, हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है। अरे भाई, ये डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये अच्छा है बुरा है ये कुछ को जानना नहीं है। डेप्रिसिएट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, अब ये चैप्टर आपको यही सिखाएगा कि कोई भी पॉलिसी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए उस पॉलिसीज का मतलब क्या है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसी बारे में आपको सलाह देता है। अच्छा बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से हमारे एग्जाम्स में सब्जेक्टिव वाले में अराउंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सीयूईटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बड़ा मजा आएगा एकदम, कुछ कुछ नई चीजें भी सीखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज बेटा, सबसे पहले इसके अंदर एक डेफिनेशन यूज हुआ है, उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, पहले उसे जानते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग काफी बारी देखते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कहीं भी आप देखते होंगे ना, वहां पे एजेंट वगैरह खड़े रहते हैं, अपनी फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करवा लो, है ना। चलो मामला समझते हैं ये। ठीक है बच्चे, ये पहले सुनो। मार्केट वो प्लेस है जहां पे डॉलर रुपीज में कन्वर्ट हो रहा है, रुपीज डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, डॉलर पॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो वहां पे मार्केट ऐसी प्लेस है जहां पे करेंसी एक्सचेंज हो रही है। और रेट की जब बात करेंगे हम, फॉरेन एक्सचेंज रेट प्यारे बच्चों, इट इज द रेट, लिखो जरा, इट इज द रेट at which one currency is exchanged into another currency ठीक है बच्चों, अभी समझते हैं। प्यारे बच्चों, एक डॉलर इज इक्वल टू 50 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको 50 रुपए स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है जी, सोचो अगर $1 इक्वल टू 60 रुपीज हो, इसका मतलब क्या हो गया कि $1 इक्वल टू $1 को खरीदने के लिए आपको 60 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये देखो, $1 इक्वल टू 80 रुपीज। ठीक है, इसमें क्या, इसका क्या अर्थ है? $1 को खरीदने के लिए 80 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये जो रेट चल रहा है ना, जैसे नॉर्मल कॉमोडिटी का रेट नहीं चलता है, बिस्किट्स नहीं खरीदते हैं, सब्जियां नहीं खरीदते हैं ना, वैसे अपन डॉलर भी खरीदेंगे। सर डॉलर क्यों खरीदते हैं हम लोग? बच्चे, आप लोग कोई चीजें इंपोर्ट करोगे, अच्छा आप बाहर गए, फॉरेन गए, तो आप वहां पे क्या रुपीज से खर्च करोगे? कभी देखा है फॉरेन टूरिस्ट वगैरह को जो इंडिया के अंदर आते हैं? देखा होगा ना, आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हो, दिल्ली में रहते हो तो आप देख सकते हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में घूमते हैं, वाराणसी वगैरह देखो आप। ठीक है, हर जगह दिखते हैं ना। फिर वो पैसा कौन सा देते हैं? डॉलर देते हैं दुकानदारों को? नहीं ना, इंडियन रुपीज ही देते हैं ना। उनके पास इंडियन रुपीज कहां से आया? सर उनके पास इंडियन रुपीज कहां से आया? वो इंडियन रुपी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, जो कि रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा अंडर फीमा एक्ट ऑफ 1999। ठीक है, हालांकि ये जो मैंने अभी लिखवाया बच्चे,
ये हमारे डायरेक्ट बुक में नहीं है, ठीक है, इसे आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख लीजिए, क्योंकि आप सोचो कि सर हाँ बात तो सही है, उनके पास पैसे कहां से आते हैं, तो कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई भाई वो करता है, ठीक है, और नॉन बैंकिंग भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि बैंकिंग ही करते हैं, लेकिन वो ऑथराइज कौन करेगा उसको, आरबीआई। ऐसे मैं बोलूंगा चला जा एक्सचेंज करते हैं अपन लोग, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलता है, आरबीआई से पहले ऑथराइजेशन होना चाहिए। किस एक्ट के अंदर, फीमा एक्ट। बेटा फीमा एक्ट क्या है, फीमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बेटा ये एक्ट इसीलिए ही बना है कि भाई जो फॉरेन एक्सचेंज हुआ करते थे उसमें कुछ इलीगल टर्म्स ना यूज हो जाए, कुछ ऐसा ना हो कि करेंसी की होर्डिंग शुरू हो जाए, है ना, लोग करेंसी को अक्वायर करने लगे जबरदस्ती, और आने वाले टाइम पे जब वो महंगी हो तो सेल आउट करने लगे। इसके लिए एक एक्ट बनना था जो कि फीमा एक्ट है 1999 का, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट इन डायरेक्टली इन आवर कोर्स, ठीक है, कुछ चीजें अपन लोग सीयूईटी के लिए भी ग्रास्प कर लेंगे अगर बाई चांस एमसीक्यूज में आ गया तो, ठीक है। बाकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना कोई चीज डिफाइन नहीं हो पाती है, कभी कभी कुछ चीजें बाहर निकल जाती है, जैसे इस एक्ट की बात किसी किसी बुक में करी गई है, बस लिखा गया है, तो भैया डेट पूछ सकता है मैचिंग करने के लिए कि भाई 1999 में हुआ था, कब हुआ था, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखना कि आप कोई भी ऐसे डीलर नहीं मिल सकते कि बोलेंगे हाँ भाई करेंसी को एक्सचेंज कर देते हैं, ये क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, पहले आरबीआई अथॉरिटी देगा, ठीक है। अच्छा पता है जैसे क्या होता है, आप गए, ठीक है, एजेंट के पास या बैंक के पास कि भैया ये लो $1, तो बोले कि मैं तो $1 का 70 रुपए दूंगा आपको, ठीक है, $1 का 70 रुपए दे दूंगा आपको, ठीक है। तो वो लोग गए फॉरेनर्स और 70 रुपए, जबकि उन्होंने उस डॉलर को बेचा महंगा, सपोज 75 में बेचा, तो क्या ये अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है भाई, वो तो इसीलिए एक्सचेंज रेट का काम कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं भाई, वो तो एक तरीके का बिजनेस ही हो गया, नहीं तो क्या थोड़ी नहीं, एनजीओ थोड़ी नहीं खोल के बैठे हुए हैं, हाँ आओ आओ मैं करेंसी एक्सचेंज कर देता हूं तुम्हारी, फिर वो लेके घूमते रहे वहां पे करेंसी। इसीलिए एक बात ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग वहां से कमीशन कमाते हैं, उस मार्जिन को कमाते हैं, तो वो भी जीएसटी के एम्बिट में आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, रिमेंबर, वो जो उनकी इनकम है वो भी टैक्सेबल है, और वो जीएसटी उस पर लगता है, यार ना जीएसटी लगता है। ये बेटा एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप स्कूल में टीचर से पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं ये सब बातें, ठीक है। चलिए अभी हमने ये क्लियर कर लिया कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज होती है, वो मार्केट होता है, उस मार्केट में कुछ ऑथोरिटी है, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जो कि आरबीआई के अंडर फेमा एक्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिसमें एक करेंसी दूसरे करेंसी में एक्सचेंज होती है, जरूरी नहीं है कि डॉलर हो, पाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दिस इज क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलिए जी, हमने ये तो समझ लिया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। चलो अब सुनते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक, और इसके बाद जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन आता है उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मतलब 100% आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फर्स्ट लिखिए जरा, फिक्स एक्सचेंज रेट, लिखो तो जरा सर, फिक्स एक्सचेंज रेट, इट इज द रेट, it is the rate which is fixed by central bank और गवर्नमेंट। एक्चुअली देखो यार, बैंक में इंटरवेंशन गवर्नमेंट का रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट, अब किसी बुक में ऐसा लिखा होगा कि ये वो रेट है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अलाउड है, मतलब ये कि अब जो रेट है ना वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट कि $1 70 रुपए का करना है या $1 80 रुपए का करना है, ठीक है। अब भाई इंडिया में तो फिक्स एक्सचेंज रेट चलता नहीं है, यूएसए में तो फिक्स एक्सचेंज रेट चलता नहीं है, ठीक है। तो जो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वाली कंट्रीज होती है, ठीक है, जैसे चाइना हम देखें, ठीक है, उस आइडियोलॉजी में एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया जाता है अपने हिसाब से, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि मार्केट के हिसाब से चले, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट। ऑल राइट बच्चे, सेकेंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट,
बेटा तुमको क्या लगता है फिक्स एक्सचेंज रेट अच्छा है? देखो हर एक्सचेंज रेट के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। इसके कुछ प्रॉस है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स है, ठीक है। तो भाई फिक्स एक्सचेंज रेट के पॉजिटिव पॉइंट्स में ये है कि भाई एक स्टेबिलिटी रहती है, गवर्नमेंट जैसे चाहे। बार बार मार्केट चेंज होता रहता है तो दिक्कत होती है ना यार। तुम गए भैया $1 इक्वल टू कितना, बोलते हैं $50, थोड़ी देर के बाद गए $1 इक्वल टू ₹60, बोले हे भगवान हम तो लेके ही नहीं आए थे पैसा इतना, ये क्या बोल रहे हो आप, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट अगर फिक्स रहेगा तो आपको सेट रहेगा दिमाग में, राइट, कि अब मैं जा रहा हूं, मेरे को तो पता है इतने में ही मिलेगा, आज भी और कल भी। क्लियर है? अच्छा जी। लेकिन मार्केट के द्वारा अगर चेंज हो जाए, स्टॉक मार्केट देखिए अप डाउन होता रहता है, अगर मार्केट के द्वारा फिक्स हो, सर मार्केट के द्वारा क्या होता है, देखो भाई तुम अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा करते हो तो वो महंगा हो जाता है, इन्फ्लेशन आता है। वैसे ही तुम डॉलर की डिमांड ज्यादा करोगे तो डॉलर महंगा होता जाएगा। ये कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रहा है। आपने डिमांड करी ना तब वो डिसाइड हुआ है, ठीक है। और आप डॉलर की इंडिया की इकोनॉमी के अंदर सबको सप्लाई कर दो, आप कर दो, इंडिया के अंदर कर दी आपने सप्लाई डॉलर की। जब आप सप्लाई करोगे ना तो डॉलर्स बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। उसके कारण क्या होगा? डॉलर का रेट गिरने लगेगा, क्योंकि जो भी चीज अवेलेबल होती है वो सस्ती हो जाती है ना। इकोनॉमिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में रिसोर्स स्कैर्स है, तो भैया रिसोर्स अगर स्कैर्स है तो जब रिसोर्स स्कैर्स होता है तभी ना उसका रेट महंगा होता है। कर दो भाई, तो फ्री में बिकने लगेगा, ठीक है। पानी अभी भी अवेलेबल ठीक ठाक हो जाता है इंडिया के अंदर, इसलिए ज्यादा हमको खर्च नहीं करना पड़ता है। किसी ऐसी कंट्री में जाओ, ठीक है, अरब नेशन वगैरह में, नहाने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है, बताओ यार, वो भी पीने वाला, गजब हो गया है तो, ठीक है। तो वैसे ही एक्सचेंज रेट में भी चीजें चलती है, ठीक है। ये बात क्लियर है कि हम लोग ये डॉलर मांग क्यों रहे हैं। सपोज अपन लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां पे कुछ खर्च करना है तो डॉलर को तो हमको अपन को चाहिएगा। सिमिलरली बाहर के लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं, उन्हें रुपीस चाहिएगा। तो हम लोग इसीलिए तो प्रमोट करते हैं कि टूरिस्ट लोग ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर आ जाए, ठीक है। उससे क्या होगा? वो हमें डॉलर देंगे, और डॉलर देखो अभी वैसे डॉलर बड़ा इगोइस्टिक हो गया ना, बड़े एटीट्यूड में घूम रहा है डॉलर अभी, पता है। अच्छा, क्योंकि तुम उनको डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हो ना, तो डॉलर अगर इंडिया के पास आ जाएगा तो हम बोलेंगे भाई हमारे पास बहुत है, तू दहन दे, उसके कारण उसका रेट गिर जाएगा। दिस इज क्लियर। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर आप ऐसे लिखिए, इट इज द रेट which is decided by market forces। भाई मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है जी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्लियर है। तो भाई यूएसए में क्या होता है? यूएसए इसका एग्जांपल लिख लो। यूरोपियन कंट्रीज जो थोड़ी कैपिटलिस्ट टाइप की होती है ना, बिजनेसमैन से जो ज्यादा चलती है कंट्री, उसमें फ्लेक्सिबल होता है। दिस इज क्लियर। ये थोड़ी डिक्टेटर जैसी स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। सर इंडिया का क्या हाल है? भाई इंडिया का हाल मैं बता रहा हूं अब, ठीक है। इंडिया में तो मिक्स जैसा चलता है, इसको लिखो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों है, ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, इट इज डिसाइडेड बाय बोथ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बाकी आपको नोट्स में ये सब थ्योरीज मिल जाएगी, इसकी आप चिंता ना करें, अभी बस समझने के लिए से यूज करिए। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड गवर्नमेंट, ठीक है। आप लिख लो सेंट्रल बैंक भी लिख लो, देखो वो दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। जीओबीटी इज गवर्नमेंट, राइट, या गवर्नमेंट इंटरवेंशन बोल सकते हैं। आप एग्जाम में मत लिखिए ना जीओबीटी, पूरा गवर्नमेंट लिख दो भैया, तुम पता चला एग्जाम में लिख के आ गए तो गवर्नमेंट, ठीक है। क्लियर है? मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम का क्लियर हो चुका है, ठीक है। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो सुनो मेरी बात, इंडिया में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, मैंने बताया भी था तुम लोगों को इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, ठीक है, जो अभी होंगे वही होंगे। जब तुमसे पूछा था एग्जाम में कौन होगा, तुम देख लेना आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है। इसमें बैंक रेट डिसाइड होता है ना, हमने बात करी है। रिवर्स रेपो रेट, सब कुछ इन्फ्लेशन डिसाइड होता है।
इसी में इन्फ्लेशन भी डिसाइड होता है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि आरबीआई ना जो इंटरवेंशन करता है उसमें ऐसा कहा है उन्होंने कि मैं एक हद तक तो बढ़ने दूंगा, एक परसेंटेज तक तो, ठीक है, उसके बाद मैं इंटरवीन कर जाऊंगा। तो ये कमिटीज वगैरह क्यों बनती है? यही तो डिसाइड करने के लिए बनती है, ठीक है। गवर्नमेंट पुश कर देगी भाई अब तुम जरा कंट्रोल करवाओ इसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक लिमिट तक तो आपको एक मार्जिन दे दी गई कि हाँ $1 को 70 रुपए तक चलेगा, लेकिन उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। जैसे करंट सिनेरियोज में भी यही चल रहा है, ठीक है। आरबीआई को बार बार इंटरवेंशन कर रहा है। अब आरबीआई इंटरवेंशन कैसे करेगा सर? देखो मैं बताता हूं। वो क्या करेगा, आरबीआई के पास डॉलर का स्टॉक रखा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली रखा होता है क्योंकि वहां के लोग आते हैं, अल्टीमेटली आरबीआई के पास जाता है पैसा सारा डॉलर, ठीक है। तो वो डॉलर वो मार्केट में रिलीज कर देगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगी, डॉलर की सप्लाई हो जाएगी। अब तुम लोगों को ज्यादा मन्नतें नहीं करनी पड़ेगी डॉलर को लेने के लिए, तो डॉलर का एटीट्यूड भी नहीं बढ़ेगा भैया, ठीक है, उसके रेट कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आरबीआई से मैनेज करता है, लेकिन एक हद तक तो आरबीआई बोल देता है कि हाँ भैया आपको अप डाउन होने दो, उसके बाद मैं इंटरवीन करूंगा। क्योंकि आरबीआई इसमें इंटरवीन करता है इसलिए इसका नाम मैनेज फ्लोटिंग है। फ्लोट तो करता है लेकिन मैनेज होते हुए। इसी का और नाम सुन लो जल्दी से बच्चे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ऑल्सो नोन एज, लिख लो, मैनेज फ्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज, क्या क्या बोला जाता है सुनो। एक बोला जाता है क्रॉलिंग पैक सिस्टम। क्रॉलिंग पैक सिस्टम क्रॉल करता है, ठीक है, इसे भी कहते हैं, ठीक है, क्रॉल, धीरे 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 चलता है, ठीक है। आरबीआई भी इंटरवीन कर जाता है, ठीक है। सेकेंड, डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम। अब डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं इसको? अच्छा, बहुत लोगों को ऐसा लगता है इसके अलग अलग डेफिनेशंस है। नहीं, ये नाम है, अलग अलग सिचुएशंस में यूज किया जाता है, अलग अलग मुद्दे पे। अब डर्टी फ्लोटिंग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हो कि भैया आप उसको फ्रीडम क्यों नहीं दिए? अच्छा आप बताओ, हम लोग इंडिया वाले फ्रीडम चाहते थे तभी ना आजादी की लड़ाई हुई, ठीक है। ब्रिटिशर्स को हम लोग डर्टी क्यों बोलते थे? क्योंकि हमारे को फ्रीडम नहीं दिया उसने। तो आरबीआई इसको फ्रीडम नहीं दे रहा है एक्सचेंज रेट को मूव करने का, बीच में जाके इंटरवीन करता है, इसलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग भी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट, बेटा पैग ना एक तरीके का वो है, अब तुम समझो, जैसे अपन दीवार में एकदम ऊपर उछल के थोड़ी नहीं, उससे पार नहीं हो सकते, एक दीवार की भी लिमिट है ना, सीलिंग की, तो एक टैग लगा देता है, समझे, एक फिक्स कर देते हैं कोई चीजों को, ठीक है। उसके बाद अगर तुम करोगे तो फिर आरबीआई आ जाएंगे नॉक करके, ठीक है। एडजस्टमेंट पैक सिस्टम भी उसको बोलते हैं। तो बच्चे एमसीक्यूज में अगर कोई पूछेगा सीयूईटी में तो इस बात का ध्यान रखना, इन सबका ये भी नाम है, ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम इंडिया में चलता है, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा बच्चे? पहले तो हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? जहां पे सेल एंड परचेज होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा बताओ? उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वो जो सिक्योरिटी को सेल और परचेज करते हैं वो ऑथराइज डीलर आरबीआई के फेमा एक्ट से रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। फेमा एक्ट कब आई? 1999 में आई। फिक्स एक्सचेंज रेट में भैया क्या होता है? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। फ्लेक्सिबल में मार्केट डिमांड एंड सप्लाई एंड मैनेज में गवर्नमेंट भी होता है और मार्केट डिमांड एंड सप्लाई भी होता है, ठीक है। तो बच्चे ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, व्हाट इज एक्सचेंज रेट, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिली गई होगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग करेंगे डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन और कैसे मार्केट में एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। बहुत ही मजा आएगा, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए और डिटेल में पढ़िए, नोट्स से पढ़िए भैया। क्रैक करना है एग्जाम को और पहुंचना कहां पे है? इको ऑनर्स लेना है ना, ठीक है। चलिए बच्चों, धन्यवाद आप लोग।